ओम शांति। मेरा नाम सी अमन गुप्ता है। मैं फ़िरोज़ाबाद का निवासी हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ और मेरे क्या प्यारे-प्यारे, मीठे-मीठे अनुभव हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी अराउंड 15 एक साल से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मेरे पापा निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। बट कुछ ही किन्हीं कारणवश क्योंकि वो एक कैंसर पीड़ित थे, तो उनकी मृत्यु 2019 में हो गई। उसके बाद मेरा ब्रह्मा कुमारी से रुझान हट गया, क्योंकि मैं ये सोचता था जिस इंसान ने आपके लिए इतना सेवा की, उसको आपको लेने का क्या हक बनता है? क्योंकि उसको तो अभी और सेवा कराने का मौका चाहिए था, भगवान को। बट ये है कि उन्होंने उनका समय आ गया और वो चले गए। और तभी से मेरा ब्रह्मा कुमारी की तरफ से रुझान उठ गया और मैं उनकी तरफ से कटाक्ष बातें बोलने लगा और उस ओर ना जाने की जितनी कोशिश कर सकता था, वो करता था। बट क्योंकि मेरी मम्मी चलती थी ब्रह्मा कुमारी में, वो मुझे बहुत कोशिश करती थी कि ये जाए, अटैच हो, बट मैं नहीं चाहता था क्योंकि मेरा ना जब एक बार आपको किसी चीज़ से निराशा मिलती है, तो फिर आप उस इंसान की ओर मुड़ना नहीं चाहते हो। उसके बाद फिर मैं काफ़ी समय तक मैं सीए की परीक्षा के एग्ज़ाम देता था। लगातार मेरे जीवन में फेलियर आया, लगातार 5-6 अटेम्प्ट मैंने फेल देखा। बट जब भी ऐसा होता था कि मैं मेरा रिज़ल्ट आने वाला होता था, तो रिज़ल्ट वाले दिन मैं अपनी मम्मी की बात मान लेता था कि आप एक बार जाओ सेंटर में बाबा के सामने बैठो। तब मैं जाता था, वहाँ जाके मैं उनके सामने कुछ नहीं बोलता था, मैं ये कहता था रिज़ल्ट जो भी हो, क्योंकि अगर आप भगवान हो जैसा कि मेरी मम्मी कहती भी हैं और सृष्टि चलाने वाले भी हो, तो जो भी आपको रिज़ल्ट पहले से पता है, तो आप इस अकॉर्डिंग जो भी हो पास-फेल जो भी हो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं उसको टैकल कर पाऊँ। अगर मैं पास होता हूँ तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर मैं फेल होता हूँ तो आप मेरे को इतनी ताकत देना कि मैं अगले अटेम्प्ट में उससे ज़्यादा तैयारी करके और उसमें परीक्षा में सफल हो पाऊँ। जब मैं पहली बार गया तो मेरा रिज़ल्ट फेल आया। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा गुस्सा आया, टेंशन हुई, डिप्रेशन की ओर मैं जाने लगा। इसी बीच मैंने एक सुसाइडल अटेम्प्ट भी ट्राई किया, क्योंकि ना मेरे अंदर ज्ञान था और ना मेरे अंदर मेडिटेशन था, जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। बट एक लगन और एक उम्मीद थी, क्योंकि सीए बनना मेरा सपना नहीं था, मेरे पापा का सपना था। मेरा सपना कुछ और था। सीए बनना मेरे लिए एक ऐसी कड़ी थी, क्योंकि मेरे यहाँ ये है कि अगर मैं सीए नहीं बनता तो शायद मेरी पिछली आने वाली पीढ़ियाँ भी कभी सुधरती नहीं और ना पढ़ती, क्योंकि हमारा पूरा ही जो बैकग्राउंड है वो बेंगल स्टोर और इन सब कामों में ही, बिज़नेस में ही हुआ है, जहाँ पे हम लोग एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो जब मेरे पापा ने ये मेरे लिए सपना देखा कि मुझे सीए बनना है, तो मेरे पास एक सिंगल मोटिवेशन था कि अगर मैं सीए नहीं बना, तो जहाँ भी वो होंगे वो खुश नहीं रहेंगे मुझसे, क्योंकि ये उनकी एक आखिरी इच्छा है। उसके बाद फिर मैं लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता रहा और जब भी ये अटेम्प्ट के प्रयास में मैं फेल होता था, रिजल्ट वाले दिन सेंटर पर जाता था और मैं बाबा से यही बोलता था। तो लगातार 3-4 अटेम्प्ट फेलियर के बाद जब मैं इस बार बाबा के पास गया और मैंने बोला अब काफ़ी ऐसा हो गया है कि मैं इस दुनिया को परखना सीख गया हूँ, समझना सीख गया हूँ। अब मेरे लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक समय अब ऐसा आ चुका है, जहाँ पे इंसान डिपार्ट होना स्टार्ट कर देता है कि नहीं अब नहीं होगा मुझसे, मैं परेशान हो चुका हूँ, आगे बढ़ नहीं पाऊँगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप मेरा रिज़ल्ट अब मेरे फ़ेवर में दे दो, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, अराउंड 6 इयर्स लग गए मुझे सीए बनने में। फिर मैंने उनको बोला, उसके बाद उसी दौरान रिज़ल्ट से पहले मेरे को एक बार मधुबन जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ गया मधुबन, तो मैं इस सोच से गया था कि मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा ढूँढ कर लाना है, जो ब्रह्म कुमारी को मेरे मेरे एंगल से गलत प्रूव कर पाऊँ मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक इंसान थोड़ी सृष्टि चलाता होगा। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा बाबा को बोला जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे व्रत किए थे, उन्होंने मुरली लिखी। तो मैं अपनी मम्मा से हमेशा ही एक सवाल पूछता था कि अगर जब ब्रह्मा बाबा आप लोग नहीं जानते थे, उससे पहले भी तो सृष्टि चलती थी, तब ब्रह्म कुमारीज़ कहाँ था? तो मैं यही मैं अपनी मम्मा से सवाल पूछता था और इन्हीं सब सवालों की खोज करने के लिए मैं मधुबन पहुँचा। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने एक अलग ही ऑरा देखा वहाँ पे, पॉजिटिव वाइब जिसे बोलते हैं, वो वहाँ मुझे महसूस हुई। मैंने वहाँ जाते ही सबसे पहले ये महसूस किया कि मैं अपने दिमाग में टेंशन लेके गया था कि इस बार रिज़ल्ट का क्या होगा? फैमिली टेंशन, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को भी पढ़ाना है और अलग तरीके की टेंशन्स हैं कि पैसे नहीं है या फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, जो भी है। वो सब मेरे दिमाग में था। बट जैसे ही मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने क्या देखा कि मेरे दिमाग से टेंशन तो दूर, एक ये भी नहीं आ रहा था कि क्या कहते हैं कि एक नेगेटिव वाइब भी वहाँ पे टच कर रही हो मेरे दिमाग को। इतना इतना खुशनुमा मैं अपने आप को महसूस कर रहा था
कि मैं बस आपको बता नहीं सकता। उसके बाद उनकी दिनचर्या में मैं ढल गया। उसके बाद सुबह उठना, बाबा की सेवा करना, फिर उसके बाद अपने आराम करना, फिर सेवा, फिर आराम, इस तरीके से पूरा दिनचर्या मेरा बँट गया। उसके बाद धीरे-धीरे मैं बाबा के और नज़दीक पहुँचने लगा। वहाँ पे बाबा के 2 मुख्य स्थल हैं शांतिवन में, एक बाबा का कमरा और एक तपस्या धाम। तपस्या धाम में अक्सर मैं करके शाम को बैठा करता था 7 बजे के आस-पास। जब मैं एक बार तपस्या धाम में सामने बैठा, तो वहाँ मैंने महसूस किया, मतलब जिस इंसान को मैं बैठ के एक समय पर ये बोलता था कि अरे! आपने मेरे पापा को ले लिया, क्या अच्छा किया, इसमें मुझे कुछ अच्छाई नहीं दिखती। पर मैं वहाँ बैठ के लिटरली रोने लगा और मुझे ये फ़ील हुआ कि कुछ तो है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कभी-कभी आप बैठे हुए, आपके बगल से कोई बैठा हुआ है, आपके सर पे हाथ फेरा रहा है, टच कर रहा है। ये मैंने सब वहाँ महसूस किया और मैं काफ़ी देर तक जो मतलब मेरा ये है कि मैं हमेशा ही 5 मिनट से ज़्यादा योग नहीं कर पाता। बट उस समय मैंने सबसे पहली बार 45 मिनट योग किया और जहाँ पे मैंने 45 मिनट में बाबा से दृष्टि ली, योग किया और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मुझे वहाँ से मेरा लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, वो क्रिएट हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे मेरी 7 या 8 दिन की जर्नी थी, जहाँ मैंने किया था, टिकट की थी मैंने। बट स्टिल ये हुआ मेरे साथ कि 8 दिन के बाद भी मेरा वहाँ से आने का मन नहीं था और ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं रह जाऊँ, ज़िंदगी पूरी व्यतीत करूँ। क्योंकि एक ऐसी लाइफ़ तो आप जीना चाहते हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्राइसिस, स्ट्रेस तो पूरी दुनिया में फैला ही हुआ है। बट आप जब वहाँ जाके देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी क्या होगी? खाना आपके पास है, रहना आपके पास है और पैसों की कोई टेंशन नहीं, फ़िक्र कुछ है नहीं। तो मैं वहीं रहना चाहता था। फिर मैंने उस टिकट को कैंसल करा के 3-4 दिन का और बढ़ाया। अराउंड 15 डेज़ मैं वहाँ पर रह के आया। वहाँ रहने के बाद मुझे यही अनुभव हुआ कि ज़िंदगी में ना आपको सुकून ढूँढना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लोग कोई कुछ भक्ति मार्ग में अटके हुए हैं, कुछ कहीं अटके हुए हैं और लोग सुकून नहीं ढूँढ पा रहे। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ-कुछ है। तो इस तरीके से लोगों का बना हुआ है ये जो जाल बोलते हैं, माया जाल जो भी है। तो इसके बाद फिर मुझे ये फ़ील हुआ कि धीरे-धीरे जब मैं अपने कुछ ऐड ऑन करके आगे बढ़ जाऊँगा या जो भी रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मैं बाबा की सेवा में ज़रूर एक बार उनको जो भी बाबा मुझसे कराएँगे, मैं निमित्त बन के मौका ज़रूर दूँगा। अगर मेरा बाबा ने मेरे को बनाया निमित्त और मौका करने का, सेवा करने का ज़रूर मुझे वो दिया, अनुभव दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से 15 दिन का करने के बाद मधुबन से घूमने के बाद मैं अपने घर वापस आया। उस 15 दिन का नशा बोलिए आप या कुछ भी बोलिए, उसका इतना इफ़ेक्ट रहा कि मैं अराउंड 1 महीना रेगुलर सुबह मुरली सुनने गया। मैं सुबह मुरली सुनने जाता था, तो एक ऐसा इतना अच्छा दिनचर्या बन गया, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना, हल्का-सा बाबा को याद करना, बाबा को याद करने के बाद मुरली सुनने जाना और पूरे दिनचर्या में एक एक शेड्यूल बन गया जहाँ पे आप खुश रहते हो पूरे टाइम, क्योंकि आपने सुबह ही ज्ञान के कुछ 4 अक्षर अच्छे सुन लिए तो बेटर रहता है और उसको उतारने के लिए आपके पूरे दिन में एक मोटिवेशन रहता है, आज बाबा ने ये बोला है तो आज मुझे ये पूरे दिन में फॉलो करके अपने अंदर उतारना है। उसके बाद रिजल्ट डे आया 26th ऑफ दिसंबर, जहाँ मुझे उम्मीद थी कि इस बार मेरा हो जाएगा, क्योंकि मधुबन में सेवा करने के बाद और जो भी मौका मुझे मिला, मुझे बाबा ने जैसा कि एक इशारा भी हो जाता है कि हाँ, इस बार हो जाना चाहिए और यही हुआ। 26 ऑफ दिसंबर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। बनने के बाद अब मेरे को ये लगता है कि मैंने जितना भी स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया अपने फैमिली के लिए, सक्सेस पाने के लिए, जो भी है, और मेरे पापा जहाँ कहीं भी होंगे, वो खुश होंगे वो मुझे देखकर कि हाँ, आज मैंने क्या कहते हैं उनका एक ड्रीम पूरा कर दिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा चलते थे ज्ञान में, तो मेरे पापा को एक बीमारी थी जिसका नाम था कैंसर, जो डिटेक्ट हुई थी। उसके बावजूद उनका दिनचर्या ऐसा था कि वो सुबह उठते थे, मुरली सुनने जाते थे, फिर अपने गोदाम पर जाके काम करते थे, फिर उसके बाद भी उन्हें समय मिलता था, तो उस समय में वो बाबा का ज्ञान सुनाने गाँव-गाँव साइकिल से जाते थे, इस हालत। उसके बाद भी आके हमारे घर पर काम होता था, वो भी करते थे। तो एक एक आम इंसान जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, वो ये सब नहीं कर सकता, बट स्टिल वो करते थे और वो ये कहते थे कि ये सब बाबा का चमत्कार, क्योंकि वो कराना चाहते हैं, तो वो करा रहे हैं। पर ये है कि मैं बिलीव उस समय भी इतना नहीं करता था, बट ये है मेरे मम्मी-पापा चल रहे हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो मैं मानता था। तो स्टिल उसके बाद फिर मैंने जब पापा थोड़े समय तक चलते रहे, 2015 में उनको डिटेक्ट हुआ था कैंसर और उसके बाद उनको ये बोला गया था कि वो अराउंड 1 महीने के आस-पास जीवित रहेंगे, क्योंकि उनकी जिस हिसाब से स्थिति थी। उसके बाद बट मेरे पापा ये बोलते थे कि अगर मेरा जितना पार्ट होगा मैं उसको पूरा करके जाऊँगा। क्योंकि डॉक्टर कोई भगवान नहीं होते, केवल एक ज़रिया होते हैं उनको चीज़ों को बताने का, डिटेक्ट करने का। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2015 से मेरे पापा 2019 तक जिए 4 साल, जिसमें सिर्फ़ एक बार उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद कीमो-वीमो उनको कभी लगी नहीं, तो ये सब मैजिक ही है और कुछ नहीं है। आप ये कह सकते हो कि
या तो भगवान को उनसे सेवा लेनी थी या करवानी थी, जो भी है। 2019 तक उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी प्यार से, बट उसके बाद ये हुआ कि उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और वो चल बसे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जाते में यही बोला कि अमन को पढ़ाना है जितना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका सपना यही था कि उनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। जब धीरे-धीरे जब वो चले गए तो मेरा रुझान वहाँ से हट गया, ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से। क्यों हटा? क्योंकि यही एक रीज़न था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप 2 लोगों से सबसे ज़्यादा अटैच होते हो, एक मदर और दूसरा फादर। आपका मदर का जो होता है, मदर से आप प्यार जता पाते हो, दिखा पाते हो, बट आप फादर से कभी दिखा नहीं पाते। एक देखा जाए तो एक तरीके से ये मोटिवेशन पार्ट ही होते हैं हमारे यहाँ फादर, क्योंकि आप फादर को देखते ही कहते हो कि मुझे इन जैसा बनना है, इन जैसा बड़े होके करना है। क्योंकि मेरे फादर ने चाहे पैसा ना कमाया हो, बट उन्होंने इज़्ज़त कमाई, उन्होंने एक समाज में वैल्यू कमाई, उन्होंने जीने का ढंग सिखाया, उन्होंने विचार सिखाए। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मैं ये मानता हूँ 2 ही लोगों की वजह से हूँ, एक मेरे पिताजी और एक दूसरी माताजी। तो जो भी ये संस्कार आपको वहीं से मिलते हैं। अगर वो आपको अच्छा सिखाएँगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनोगे, और बुरा सिखाएँगे तो आप बुरे व्यक्ति बनोगे। तो वहाँ से जब ब्रह्मा कुमारी से मेरा रुझान हट गया, मेरे पापा की मृत्यु के बाद, बट स्टिल मेरे दिमाग में एक चीज़ होत रहती थी कि मैं अब वो चीज़ तो वापस नहीं ला सकता, क्योंकि इंसान जाने के बाद वापस तो नहीं आ सकता। पर मुझे ऐसा लगता था कहीं न कहीं उन्होंने जो एक सपना देखा है, वो उसे पूरा कर सकता हूँ। धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ता रहा, मेरी लाइफ़ में स्ट्रगल्स रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे। धीरे-धीरे बढ़ने के बाद जब मुझे बैक टू बैक फेलियर देखने पड़े, फेलियर देखने के बाद स्थिति बहुत डामाडोल हुई, जहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक मैंने ये कोशिश भी की कि मैं मतलब खत्म कर लूँ अपनी ज़िंदगी, सुसाइडल अटेम्प्ट ट्राई किया। तो बट ये है कि धीरे-धीरे मेरे को ये समझ में आया कि ये होता है सब लैक ऑफ मेडिटेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो भी है, क्योंकि आपका दिमाग इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, वो आपका मन आपको इतनी बुरी तरह से जकड़ लेता है आपकी ओर, कि आपसे वो जो चाहे वो करवाता है। उस समय मेरा वो फ़ेज़ चल रहा था। धीरे-धीरे जब मैं आगे बढ़ा, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी भी खत्म कर लेता, तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर का क्या होता? स्टिल फिर मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद मैंने ये फ़ेस किया कि खत्म करना ज़िंदगी में अपने आप को सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि बाबा का एक गाना भी है कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मैं भी ये सोचता था कल वो मेरा भी कभी ना कभी ज़रूर आएगा, बस मुझे हार नहीं माननी है। चलता रहा, बैक टू बैक फेलियर देखे मैंने 4 अटेम्प्ट, उसके बाद 4 अटेम्प्ट के बाद फेलियर के बाद फाइनली जिस दिन रिज़ल्ट डे था और मधुबन घूमने के बाद मैं आया, इतनी सेवा करने के बाद बाबा की सेवा की, मुरली सुनी, उसके बाद कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी तो थी दिमाग में मेरे कि मैं इस बार सीए बन जाऊँगा। बट स्टिल जब मैं जिस रिज़ल्ट डे था, उस दिन सुबह रेगुलर जैसे मैं पिछले 6 अटेम्प्ट से जा रहा था, उस दिन भी गया और वहाँ जाते ही बोला, और एक मुझे मैसेज उस दिन क्लियर हो गया बाबा के पास से कि कहीं न कहीं इस बार मेरे को मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ होती है जब आप सामने बैठे होते हो, और मैंने दीदी से भी दृष्टि ली, तो उन्होंने हाथ में जैसे जल देते हैं, जल देने के बाद मुझे एक जल के साथ फ्लावर भी दिया। तो उस फ्लावर में दीदी ने बोलते समय बोला, ये आज गिफ्ट है बाबा का तुम्हारी तरफ से, क्योंकि आज हो सकता है कि आज आप रिजल्ट में पास हो जाओ, क्योंकि दीदी वगैरह सब लोग योग करते हैं मेरे लिए, जो भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये पॉजिटिविटी की ओर ही खींच के ले जाते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट जब इतना नेगेटिव हो और उसके बाद आप ये सब फेस करने के बाद आ रहे हो, तो आप पॉजिटिव सोचने पे पॉजिटिव इतना जल्दी सोच नहीं पाते। फिर रिजल्ट डे था, शाम को 11 बजे, रात को 11 बजे रिजल्ट आया। मैंने रिजल्ट खोला, और ये पिछले 6 साल का जो स्ट्रगल था वो खत्म हुआ। मैं पहले रोने क्यों लगा? क्योंकि मैं जब रो रहा था तो मैंने पिछले 6 साल में जो भी फेस किया, जैसे कि फाइनेंशियल था या वैसे स्ट्रेस थी, कुछ भी था। एक वक़्त की रोटी का भी ऐसा होता था कि आज मैं पैसे बचा लेता हूँ, कल खा लूँगा, या फिर जो भी है, जो मैंने फेस किया, अटेम्प्ट देखे, इधर-उधर मारा-मारी देखी, भागना-फिरना देखा, वो सब मेरा पे ऑफ हो गया। पे ऑफ होने के बाद जब मैं सीए बना, उसके बाद लाइफ़ एक टर्निंग पॉइंट पे लेके जाती है आपको। आपको ये समझ में आता है कि जो समाज है ना, समाज आपके करैक्टर की वैल्यू नहीं करता, समाज आपकी डिग्री की वैल्यू करता है, और ना कि आपके करैक्टर की। बट ये है कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि आपको एक अच्छा इंसान बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पॉज़िटिव वाइब्स, मेडिटेशन और एक मुरली का सुनना, जहाँ से उससे की पॉइंट्स निकालना, जैसे वो मुरली में बाबा देते भी हैं धारणा के लिए मुख्य सार, वो अपनी ज़िंदगी में उतारना। एक ये मैं कहता हूँ ये मोटिव है मेरे लिए। पहले मोटिव सीए बनना था, अब मोटिव ये है। क्योंकि आप उन मुख्य सार को धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में उतारोगे, तो आप एक व्यक्तिगत रूप में एक मिसाल बन के सामने आओगे दुनिया की। क्योंकि ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, पैसा कमाना, डिग्री और ये सेकेंडरी चीज़ें, प्राइमरी चीज़ आपका बनना एक अच्छा इंसान ही है, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार। अमन, आपको शांति वन में जब फर्स्ट टाइम जाना हुआ, तो आपका सबसे प्यारा, सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ पे शांति वन में?
शांतिवन में मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यारा लगा, वो लगा तपस्या धाम। वहाँ बैठने से ये महसूस होता है कि जो आपके आस-पास है ना, कोई ऐसा है कि आपको सर पे प्यार कर रहा है और फ़ील हो रहा है कि हाँ यार, कोई है जो बगल-अगल में बैठ के हमारे साथ हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमारी बातों को फ़ील कर रहा है कि नहीं बेटा ये बच्चा है, ये हो जाएगा। जो भी है, जो भी आप बोल रहे हो, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो मुझे सबसे अच्छा जो वहाँ शांतिवन में लगता था, वो तपस्या धाम लगता था। बाबा का कमरा भी पावरफुल है, बट बाबा के कमरे में मोस्टली लोग ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो वहाँ इतना ज़्यादा समय बैठने का मौका नहीं मिल पाता, बट तपस्या धाम इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लेस फॉर मी। क्या आपका पांडव भवन जाना हुआ और अगर हुआ तो वहाँ कैसा अनुभव रहा? मेरा पांडव भवन जाना बिल्कुल हुआ, दीदी जी हमें एक बार वहाँ लेके गई थी और वहाँ जब मैं गया तो जैसे कि कॉमन थिंग है एक बाबा के पूरे मधुबन में दैट इज़ कॉल्ड पीस। वो वहाँ भी एग्ज़िस्ट करता था। बाबा के मुख्य 4 धाम हाँ, बाबा का कमरा इज़ द मोस्ट मोस्ट मैं बोलता हूँ मोस्ट मोस्ट पावरफुल प्लेस इन द होल मधुबन। जहाँ बैठने के बाद ऑटोमैटिकली आपकी आँखों से आँसू गिरेंगे। मैंने बाबा को चिट्ठी भी लिखी थी। उसके बाद बाबा का कमरा, बाबा का स्तंभ, वहाँ सब जगह बैठने के बाद बहुत प्यारी हिस्ट्री हॉल, सब प्यारी जगह है और बहुत अच्छा अनुभव हुआ पांडव भवन में भी। तो जैसा कि हम देखते और सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत सारे लोग एक नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। जैसा आपका भी एक विचार था, हुँ। जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई, तो आपको भी लगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था सिर्फ़ एक ढकोसला है, कुछ हेल्पफुल नहीं है, ये बाकी संस्थाओं की तरह है। अब आपका नज़रिया क्या है? जैसा कि मैं पहले भी सोचता था, जैसा आपने कहा कि ब्रह्म कुमारीज़ एक ढोंगला है और ये जो भी संस्थान है मतलब गलत कदमी रास्तों पे लेके जाती है। मैं ये मानता हूँ कि हर संस्थान में ना ऐसा नहीं हो सकता, हर इंसान में कैरेक्टर होते हैं, बैड कैरेक्टर और गुड कैरेक्टर। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसका क्या लेते हो। ब्रह्म कुमारी में अगर 50 बातें सिखाई जाती है, तो ऐसा नहीं कि पचासों गलत सिखाई जाती हैं। 49 राइट भी हो सकती हैं, 1 गलत भी हो सकती है। आपको जो लगता है कि आपके लिए राइट है, आप अपने व्यक्तिगत रूप में उतार सकते हो, तो आप उतारो उसे। एक ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं 10 पॉइंट कर ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं 3 चॉक से 3 पॉइंट करता हूँ, तो आप उनको 3 पॉइंट को क्यों देख रहे हो? आप बाद बाकी पूरा ब्लैक बोर्ड से अच्छे विचार लो, ना कि ये कि नेगेटिव वाइब्स उसके अंदर से लो। दूसरा, आज मेरा ब्रह्म कुमारी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ? सबसे पहले मुझे आंसर मिला कि मैं ये कहता था कि मेरे पापा को इतना जल्दी क्यों ले लिया? क्या रीज़न था उसके पीछे? तो मेरे को ये मिला कि अगर वो एग्ज़िस्ट करते तो क्या वो इस रूप में जैसे हमने उन्हें देखा हमेशा चलते-फिरते काम करते हुए, क्या वो कर पाते? क्या वो उस स्थिति से टैकल कर पाते अगर वो ज़िंदा रह भी पाते आज तो? तो हो सकता है इससे भी बुरा होता। क्या वो अपनी बेड पर ज़िंदगी काट रहे होते? या फिर वो संघर्ष भरी ज़िंदगी होती उनकी? वो तो हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते। क्योंकि एक इंसान चलता-फिरता चला जाए वो ज़्यादा बेटर होता है बजाए वो करेड़ता हुआ जाए। तो ये है कि मेरा वहाँ भी वो जवाब मिला मुझे कि उनका पार्ट वहाँ तक था। उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया। तो आप ये कह सकते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। या फैक्ट ये बिल्कुल फैक्ट बात है। बाबा जैसा कि मुरली में कहते भी हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा कल्याणकारी क्यों भी ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन-सी चीज़ आपके पास घूम के किस वे में आएगी। आप समझ सकते हो कि जैसे कि आज मैंने कुछ काम किया, आपको लग रहा होगा अरे ये तो फालतू में मैंने अपना समय ज़ाया कर दिया, बट आप थोड़ा-सा आगे चलते हो, 3-4 दिन काटते हो और 1 वीक काटते हो, तो आपको कनेक्ट होता है, अरे नहीं वो मैंने उस दिन काम किया था, वो मुझे अभी हेल्पफुल कर रहा है। सेम ड्रामा में भी जो निमित्त है, बाबा ने बनाया है, लिखा है, वो सब कल्याणकारी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ब्रह्मा कुमारी से जैसे कि लोग कहते हैं कि ढोंग है, भाई-बहन बना देते हैं या जो भी है, जो मार्केट में एक ट्रेंड चलता है, सो कॉल्ड जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो नहीं मानती इस चीज़ को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसका जैसा आप बोलोगे आप आबरू है या जो वो मानता है, वो माने। बट मेरा कहना ये है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद मैंने ये फ़ील किया कि अगर आपके पास एक पॉज़िटिव माइंडसेट है और एक मेडिटेशन की ताकत है, आप भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप रियली एप्रिशिएबल होगे, ना ही आपकी पर्सनल लाइफ़ है ऑब्वियसली आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी। तो मेरा मानना ये है कि आप उसको एक बेस माइंडसेट से लेके चलो अपने पास। जैसा मेरा पहला मोटिव रहता था कि मुझे सीए बनना है, आज मेरा मोटिव मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, बाबा की मुरली को सुनना है, उनसे पॉइंट्स निकालने हैं, अपने अंदर धारणा लेनी है और मेडिटेशन रेगुलर मैं नहीं कर पाता, अभी भी मैं जो है क्योंकि मेरे को जुड़े हुए ब्रह्मा कुमारी से सिर्फ़ 1 मंथ ही हुआ है, तो मैं इतना अच्छे से नहीं अभी भी कर पाता हूँ मेडिटेशन वगैरह। बट ये स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे 5-10 मिनट जितना मैं अपने मन को कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, कभी वो इधर भागता है, कभी वो उधर भागता है। तो मैं कोशिश करता हूँ और इस कोशिश से यही है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है और धीरे-धीरे आप बढ़ने लग जाते हो और ब्रह्म कुमारी इज़ अ राइट ट्रैक फॉर दैट।
और ये सीधा-सा कहानी है कि आपको मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप 10 मिनट करें, चाहे आप 15 मिनट करें। इससे एक वैल्यू क्रिएट होती है माइंड में कि हाँ, मुझे ये करना है, ये बनना है, पॉज़िटिव माइंडसेट रहता है और ये ब्रह्म कुमारीज़ इज़ गुड फॉर not for even with the personal life but with the professional life and for further growth in a life। आशा करता हूँ ये था मेरा एक छोटा-सा प्यारा-सा अनुभव। आशा करता हूँ मैं ये आप सभी को पसंद आएगा और जो भी मैंने वैल्यूज़ इससे ली, क्रिएट की वो मैंने आपके सामने आज बोल दी। जो भी है मेरा ये एक प्यारा-सा अनुभव था और आप सबको पसंद आए, यही मेरी और आप इससे वैल्यूज़ लें और आगे बढ़ें। ओम शांति।